आज आप लोगों के साथ कुछ बातचीत करने के लिए हम उपस्थित हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे छात्रों का, वैसे प्रतिभागियों का कुछ सवाल बार बार हमारे पास आता रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप पर कुछ सवाल बार बार पूछ रहे थे और हम बहुत दिनों से इस विषय पर आपसे बात भी करना चाहते थे। जैसे बहुत सारे छात्रों ने एक सवाल किया कि सर, आखिर टीजीटी और पीजीटी की हम तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए पहला स्टेप क्या हो, आखिर पहला कदम क्या हो। ये बात सही है कि किसी भी काम की शुरुआत पहले कदम से हम लोग करते हैं। तो आखिर टीजीटी और पीजीटी की तैयारी के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये सवाल कई बार आए। अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल कई छात्रों ने पूछा कि सर, बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में कौन सी पुस्तकों का हम लोग चयन करें, कौन सी किताब हम लोग पढ़ें। वाकई बहुत अच्छा सवाल है। इन्हीं सवालों को आज आपके साथ साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम आपके बीच में हैं। देखिए, हम एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहेंगे और ये सारी बातें आप लोग गांठ बांध लीजिए। आपके सफलता में ये बातें बहुत मदद करने वाली हैं। पहला बात, कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी स्टेट के टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और खुद को प्रूफ करना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो कि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिस पाठ्यक्रम पर, उस पाठ्यक्रम को जरूर देखिए। चाहे वह कोई भी स्टेट हो, चाहे वह झारखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे भारत का कोई भी स्टेट हो, जब वह टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा जब वह लेने की बात करता है, जब उसे अपने स्टेट में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा लेना होता है, तो वह निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को अपने ध्यान में जरूर रखता है। तो पहला बात हम लोगों ने ये देख लिया कि चाहे वह कोई भी स्टेट हो भारत का, अगर उसको टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा लेना है, तो वो केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को ध्यान में रखता है और उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव करके अपने यहाँ का जो सिलेबस है उसको बनाता है। पहला बात। और एक बात, जब आप नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को जब देखेंगे, तो एक महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आएगा, और वो ये बात है कि अगर कोई भी स्टूडेंट बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अगर एनसीईआरटी के 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से समझ लेता है, अगर 11वीं और 12वीं की एक स्पष्ट समझ है, तो अगर सिलेबस आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप 70% काम कर चुके हैं। आप अपनी तैयारी में जो 70% आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये जवाब मिल गया होगा कि पहला स्टेप क्या हो। तो पहला स्टेप है कि आप केंद्रीय विद्यालय और आप नवोदय विद्यालय के पाठ्यक्रम को देखिए। और दूसरा, जो किताब से संबंधित बात था कि कौन सी किताब हम पहले देखें, तो एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर सचमुच में आप खुद को प्रूफ करना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, आप टीजीटी और पीजीटी में शिक्षक के तौर पर चयनित होना चाहते हैं, तो पहला
जो किताब आप पढ़ें वो 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी के किताबों का गहन मंथन करें, एकदम एक एक लाइन समझने का प्रयास करें। अब देखिए, हम थोड़ा सा जो अपनी बात आपके साथ जो रखें कि एनसीईआरटी की किताब अगर 11वीं और 12वीं का कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो 70 से 80% का जो सिलेबस है टीजीटी और पीजीटी का वो कवर कर लेता है। तो 70 से 80% का सिलेबस कैसे कवर हो जाएगा वो आप देखिएगा। जैसे आप कभी 12वीं का सिलेबस निकाल के देख लीजिए, अर्थशास्त्र का जो 12वीं का जो सिलेबस है उसको आप निकालिए। आपको ये काम करना है अपने घर में कि आप जो 12वीं का सिलेबस है उसको अपने सामने रखिए, एक तरफ रखिए 12वीं का पाठ्यक्रम और इधर आप रखिए नवोदय का या केंद्रीय विद्यालय का पाठ्यक्रम। केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी का और नवोदय विद्यालय का पीजीटी का पाठ्यक्रम आप देख लीजिए। 12वीं में जो चैप्टर पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं। 12वीं में पूरा सिलेबस 2 वर्ग में बटा हुआ है। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे 50 नंबर के प्रश्न 12वीं में पूछे जाते हैं, और इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? तो पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय ये पहला चैप्टर है। अब आप केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का सिलेबस निकाल लीजिए। उसका भी पहला जो सिलेबस में पहला जो चैप्टर मिलेगा आपको वह है अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय, चीजों को समझिए। तो इसका मतलब है कि 12वीं का जो पहला चैप्टर है वो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का भी पहला चैप्टर है। अब पहले चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से जो हमको सुन रहे हैं जो भी छात्र कम से कम अपने विषय से ग्रेजुएट जरूर है। अर्थशास्त्र के परिचय में क्या क्या पढ़ना है? अर्थशास्त्र का परिभाषा, अर्थशास्त्र की प्रकृति, फिर इसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अवसर लागत, सीमांत लागत और उत्पादन संभावना वक्र। अब देखिएगा टीजीटी और पीजीटी में उत्पादन संभावना वक्र से कई बार प्रश्न रहे हैं। तो ये सारी तमाम चीजें हम लोगों को अर्थशास्त्र के परिचय में पढ़ लेना है। क्या क्या देखें कि उसमें अर्थशास्त्र का परिभाषा, इसकी प्रकृति, उसके बाद हम लोगों को व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, फिर हम लोगों को इसमें पढ़ना होगा अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत, हम लोगों को पढ़ना है उत्पादन संभावना वक्र, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। और नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का भी जो पहला चैप्टर है उसमें भी हम लोगों को ये सेम चीज पढ़ना है। अब चलिए, इकोनॉमिक्स का 12वीं का जो पाठ्यक्रम है उसका दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर जो है यह है उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता का व्यवहार, उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत और मांग तथा मांग, ये हम लोगों को पढ़ना है 12वीं में दूसरा चैप्टर। और अगर आप नवोदय विद्यालय का भी सिलेबस देखेंगे तो सेम चीज पाएंगे, वहां भी आपको पढ़ना है उपभोक्ता का व्यवहार तथा मांग। अब थोड़ा सा हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे कि अगर उपभोक्ता के व्यवहार और मांग में 12वीं के छात्रों को क्या पढ़ना है, इसमें उपयोगिता पढ़ना है। उपयोगिता से संबंधित जो दो नियम हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये भी पढ़ना है। उपयोगिता को मापने के जो दो सिद्धांत हैं, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण
और गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, ये भी यहाँ पढ़ना है। यहाँ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में भी पढ़ना है, उपभोक्ता की बचत के बारे में भी पढ़ना है, यहाँ मांग की लोच के बारे में पढ़ना है और मांग की लोच के मापन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए 12वीं में कितना विस्तृत सिलेबस है, और चूंकि 11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो इकोनॉमिक्स के एकदम प्रारंभिक छात्र हैं, इसलिए 11वीं और 12वीं के किताब में जो समझाने का तरीका होता है वो इस तरह से होता है कि जो अर्थशास्त्र के प्रारंभिक छात्र हैं वे विषय को समझ भी जाएं और विषय के प्रति रुचि भी उनमें पैदा हो। इसलिए जब भी आप पीजीटी और पीजीटी की तैयारी के लिए सोचें और गंभीर रूप से सोचें, आपको एकदम लगता है कि हमको सिर्फ करियर यही बनाना है, तो आप एक बार 12वीं के एक एक यूनिट को देखें। हम लोग देख रहे हैं एक एक यूनिट में क्या क्या चीजें हैं, और अगर आप नवोदय विद्यालय के सिलेबस को भी देखेंगे तो वहां उपभोक्ता का व्यवहार तथा मांग में ये सारा टॉपिक पढ़ना था जो यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ भी हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी हम लोग सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, उदासीनता वक्र के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग उपभोक्ता की बचत के बारे में पढ़ रहे हैं, मांग के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं, मांग के संकुचन और मांग में कमी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ भी हम लोगों को पढ़ना है मांग की लोच के बारे में, मांग की लोच के मापन के बारे में, और बहुत सारे अनगिनत ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और देखिए ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट की जरूरत है, क्लियर कट चीजों को समझने की जरूरत है, और क्लियर कट समझने के लिए हम लोगों को लौटना पड़ेगा 12वीं की किताब में। आप मास्टर डिग्री हो सकते हैं, आप टॉपर हो सकते हैं, आप मास्टर डिग्री में टॉपर स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप विचार करेंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए तो आपको 12वीं की किताबों का गहन मंथन, एनसीईआरटी के किताबों का गहन मंथन बहुत जरूरी हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए दूसरा चैप्टर उपभोक्ता का व्यवहार और मांग है, यहाँ भी उपभोक्ता का व्यवहार और मांग है। और तीसरे चैप्टर की बात अगर हम लोग कीजिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है 12वीं में, वो है उत्पादक का स्वभाव। उत्पादक का स्वभाव पढ़ना है एवं पूर्ति पढ़ना है, इसको समझिएगा। और सेम यहां भी यही बात पढ़ना है, उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति। हमने कहा आपसे कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के पाठ्यक्रम पर बारीकी से विमर्श जरूरी है, बहुत बारीकी से एक एक चीजों को समझना जरूरी है। और आप देखेंगे बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 12वीं का पाठ्यक्रम और नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का पाठ्यक्रम में एक अक्षर का आपको अंतर नहीं मिलेगा, एक शब्द का आपको अंतर नहीं मिलेगा। आपको काम करने बोले हैं कि आप 12वीं के पाठ्यक्रम को निकाल लीजिए एक तरफ और नवोदय विद्यालय के पाठ्यक्रम को निकाल लीजिए। अगर एक अक्षर का भी अगर आपको अंतर मिले तो आप हमसे कहिएगा, एक अक्षर का भी आपको अंतर नहीं मिलेगा। और कोई भी स्टेट हो, अगर अपने यहाँ उसको टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा लेना रहता है तो जरूर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को फॉलो करता है। तो हम लोग उत्पादक का स्वभाव और पूर्ति में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है ये थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ही आप उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति चैप्टर निकालेंगे, इसमें आपको सामना करना होगा लागत से। लागत की अवधारणा आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ आपको आगम की अवधारणा, रेवेन्यू की अवधारणा मिलेगा। आप यहाँ उत्पादन फलन के बारे में पढ़िएगा, उत्पादन फलन के बारे में पढ़ना है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में पढ़ना है, मतलब परिवर्तनशील अनुपात का नियम और पैमाने के प्रतिफल के नियम के बारे में आपको पढ़ना है। जब उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति चैप्टर आप निकालिएगा तो आप लोगों को यहाँ पढ़ना होगा एपीपी या एपी, एमपी और टीपी में रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, आपको पूर्ति के बारे में पढ़ना है,
पूर्ति की लोच के बारे में पढ़ना है, पूर्ति की लोच के मापन के बारे में पढ़ना है। और अगर आप उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति चैप्टर देखिएगा तो यहाँ आपको बहुत सारे पूर्ति की लोच से न्यूमेरिकल प्रश्नों का सामना करना होगा। पूर्ति की लोच से बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रश्न यहाँ मिलेंगे। यहाँ समोत्पाद वक्र आपको मिलेगा, समोत्पाद वक्र का चर्चा, समोत्पाद वक्र की विशेषताएं, समोत्पाद वक्र का प्रयोग हम लोगों को उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति चैप्टर में मिल जाएगा। आप अगर बारीकी से पढ़िएगा आपको यहाँ उत्पादक का बचत भी दिखेगा, उत्पादक के बचत के बारे में भी पढ़ना है। तो अगर उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति चैप्टर देखिएगा तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो हूबहू यही सारे टॉपिक आपको कहाँ मिलेंगे, तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। तो फिर हम आपसे बोलेंगे, बार बार ये बात हम आपसे बोलेंगे कि अगर आप सपना संजोए हैं, आपके दिलो दिमाग में एक सपना बस रहा है कि हमको टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में एकदम सफल होना है, स्टेट में आप रैंकिंग में रहना चाहते हैं, तो आप 12वीं और 11वीं की एनसीईआरटी की किताबों को एक एक लाइन पढ़ना शुरू कीजिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा चौथे चैप्टर पर आ जाए। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें चौथा चैप्टर पढ़ना है बाजार का स्वरूप, बाजार का स्वरूप एवं कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण के बारे में पढ़ना है। और सेम यहां भी बाजार का स्वरूप और कीमत निर्धारण पढ़ना है। बाजार का स्वरूप में चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता हो, अपूर्ण प्रतियोगिता हो, या कंपटीशन के आधार पर जितने भी तरह के बाजार हैं, सारे बाजारों को बहुत डिटेल पढ़ना है। सभी बाजार में जो आगम वक्र है उसकी कैसी स्थिति होती है ये आपको पढ़ना है। और सभी बाजारों में मूल्य निर्धारण आपको पढ़ना है। आपको यहाँ राशि पतन से सामना होगा, डंपिंग आपको मिलेगा। यहाँ जब आप लोग बाजार का स्वरूप और कीमत निर्धारण पढ़ रहे होंगे तो यहाँ उच्चतम कीमत निर्धारण, न्यूनतम कीमत निर्धारण, बाजार कीमत, सामान्य कीमत, ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगा और 12वीं के पाठ्यक्रम में मिल जाएगा। मतलब ये है कि फिर इसका एक एक शब्द जो आपको 12वीं के पाठ्यक्रम में पढ़ना है ये आपको टीजीटी और पीजीटी में भी पढ़ना है। अब चलिए हम लोग ये 12वीं में व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये 4 चीज हम लोगों को पढ़ना है। अब जो है समष्टि अर्थशास्त्र से क्या क्या पढ़ना है वो देखा जाए। समष्टि अर्थशास्त्र से क्या पढ़ना है, तो पहला चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र का, वो है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय का मापन। 12वीं में समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय आय का मापन। इसमें हम लोगों को बहुत डिटेल राष्ट्रीय आय से जुड़े जितने भी टेक्निकल वर्ड हैं ये हम लोगों को पढ़ना है। चाहे व्यक्तिगत आय हो, परियोज्य आय हो, राष्ट्रीय परियोज्य आय हो, निजी आय हो, ये सारी चीजों की अवधारणा हम लोगों को 12वीं में मिल जाएगा। हम लोगों को यहाँ जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इतना ही नहीं, बाजार कीमत पर जीएनपी, साधन लागत पर जीएनपी, जीएनपी, जीडीपी, इन सभी चीजों का आपस में क्या संबंध है, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। राष्ट्रीय आय का मापन इसमें पढ़ना है, राष्ट्रीय आय को मापने की तीनों विधियां पढ़ना है, न्यूमेरिकल प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो 12वीं में जो राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय आय के मापन में आपको पढ़ना है, आपको केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में भी सेम यही चीज पढ़ना है, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय का मापन। सुन लीजिए, हम थोड़ा पढ़ भी दें। नवोदय विद्यालय में क्या पढ़ना था, केंद्रीय विद्यालय में समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ
हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोगों को 12वीं में भी पढ़ना है। आय का चक्रीय प्रवाह आपको 12वीं में भी पढ़ना है और आपको यहाँ भी पढ़ना है। आप लोगों को प्रयोज्य आय के बारे में पढ़ना है, निजी आय के बारे में पढ़ना है, व्यक्तिगत आय के बारे में पढ़ना है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के बारे में पढ़ना है और राष्ट्रीय आय के मापन के बारे में पढ़ना है। ये 12वीं में भी पढ़ना है और 11वीं में भी पढ़ना है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे एनसीईआरटी के 12वीं के पाठ्यक्रम का एक एक टॉपिक नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय अपने टीजीटी और पीजीटी में शामिल करके रखा है। अब चलिए, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, वह आय और रोजगार का निर्धारण। समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग देख रहे थे। समष्टि अर्थशास्त्र 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है 12वीं में। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार का निर्धारण, आय तथा रोजगार का निर्धारण, सेम चीज, एक एक अक्षर आपको यहां भी पढ़ना है। क्या? आय तथा रोजगार का निर्धारण। अब एक बात समझिएगा कि आय तथा रोजगार का निर्धारण में क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को यहाँ प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत पढ़ना है, केन्स के रोजगार का सिद्धांत पढ़ना है। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत भी यहाँ पढ़ना है, केन्स के रोजगार का सिद्धांत भी पढ़ना है। और प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में केन्स का जो संशोधन है ये भी हम लोगों को पढ़ना है। और आय तथा रोजगार के निर्धारण में हम लोगों को गुणक के बारे में पढ़ना है, एमपीसी एमपीएस से इस गुणक के संबंधों के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को स्फीति अंतराल और अस्फीति अंतराल का पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ। और इससे अनगिनत ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल प्रश्न, इसमें आय तथा रोजगार के निर्धारण चैप्टर में 12वीं के एनसीईआरटी में आपको पूरा न्यूमेरिकल प्रश्न भी मिलेंगे। और कई बार जब आप केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के प्रश्नों को देखेंगे, विगत प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो उसमें कई न्यूमेरिकल्स हूबहू एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स प्रश्न हैं वे न्यूमेरिकल्स प्रश्न कई बार पूछे गए हैं टीजीटी और पीजीटी में। तो जैसे देखिए, जब हम अपनी तैयारी करते थे तो अपनी तैयारी के दौरान जब प्रश्नों को देखते थे और कई किताबों में हम खोजते थे कि आखिर ये प्रश्न रहा कहाँ से था, नहीं मिल पाता था। लेकिन हमारे किसी शिक्षक ने कहा कि एक बार एनसीईआरटी में देख जाओ, शायद तुम्हें मिल जाए। हम उसे उलट पलट के देखे उन प्रश्नों को कई बार, तो हमको हूबहू एनसीईआरटी के किताबों में मिला। इसलिए टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले लोग पेशेंस रखिए, एनसीईआरटी की किताबों का पूरा पोस्टमार्टम कीजिए, एक एक लाइन समझिए और समझने के दौरान आप नोट्स भी बनाइए। आप खुद से नोट्स बनाने की आदत भी डालिए। तो चलिए, हम लोग देख लिए आय तथा रोजगार का निर्धारण, ये चैप्टर हम लोगों को 12वीं में पढ़ना था और हूबहू हम लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पढ़ना था। अब देखिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है ये है मुद्रा तथा बैंकिंग। मुद्रा तथा बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर में हम लोगों को कई चीजें देखना है, जैसे केंद्रीय बैंक काम कैसे करता है, व्यावसायिक बैंक काम कैसे करता है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं इन सुधारों को भी पढ़ना है, चाहे वो गोखोरिया समिति हो, चाहे वह 91 में जो नरसिम्हम समिति आई या नरसिम्हम समिति द्वितीय हो, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को बैंकिंग में पढ़ना है। साख मुद्रा क्या है, साख मुद्रा पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चूंकि 12वीं के जो छात्र हैं इकोनॉमिक्स के प्रारंभिक छात्र हैं,
11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो अर्थशास्त्र के प्रारंभिक छात्र हैं, और प्रारंभिक छात्र समझ सकें। जैसे आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, तो उसकी भाषा बहुत सिंपल होती है। न्यूज़पेपर की भाषा बहुत क्लिष्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर एक 5वीं पास आदमी भी पढ़ता है, 7वीं पास आदमी भी पढ़ता है, एक एमबीबीएस डॉक्टर भी पढ़ता है। इसलिए न्यूज़पेपर में भाषा का जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत सरल होता है। क्योंकि ठीक उसी तरह से 11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं, इकोनॉमिक्स के एकदम प्रारंभिक छात्र हैं, और इन छात्रों के बीच में अर्थशास्त्र सरल तरीके से, सुबोध तरीके से इनको समझाया जा सके, रुचि उत्पन्न किया जा सके, बाद में ये छात्र मोटिवेट होकर के इस विषय को कैरियर के रूप में चुने। इन तमाम बातों का ख्याल 11वीं और 12वीं की किताबों में रखा गया है। इसलिए आप 11वीं और 12वीं की किताब को एकदम निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से लें। मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर पढ़ना था, यहाँ भी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर हूबहू जो आपको 12वीं में पढ़ना है, जो टॉपिक 12वीं में पढ़ना है, सारा टॉपिक आपको केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ना है, नवोदय विद्यालय में भी पढ़ना है। अब चलिए हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में 12वीं में जो चौथा चैप्टर है ये है सरकारी बजट। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक है। हूबहू यही टॉपिक हम लोगों को पीजीटी, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ना है। जब आप बजट देखेंगे तो बजट में प्राप्तियों का वर्गीकरण, सरकार की जो प्राप्तियां हैं, चाहे वह राजस्व प्राप्ति हो, पूंजीगत प्राप्ति हो, सरकार का व्यय है, चाहे वह राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है। अच्छा, सरकार के जो बजट में घाटे हैं, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, ये तमाम चीज़ों को अगर आपको समझना है, सरल तरीके से समझना है, तो आप 12वीं की किताब को उठा लें। आपको वहाँ सारा चीज़ मिल जाएगा, चाहे वो बजट का प्रकार हो, सरकार की राजकोषीय नीतियाँ हों, टैक्सेशन सिस्टम हो, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा यहाँ। एक महत्वपूर्ण चीज़, आप एनसीईआरटी की किताबों को अगर देखेंगे तो आप यहाँ, और जितनी बार आप एनसीईआरटी को उल्टेंगे आपको कुछ न कुछ नया बात मिलेगा। एकदम ये बात हम आपको गारंटी के साथ कर रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबों को आप जितना बार उलट पलट के देखेंगे आपको नया कुछ न कुछ मिलेगा। हम बहुत परेशान थे, हमको कर गुणक, क्योंकि एक बार हम देखे कि टीजीटी में और पीजीटी में कर गुणक से क्वेश्चन था, संतुलित बजट गुणक से क्वेश्चन था, संतुलित बजट गुणक से प्रश्न आया था, तो कहीं नहीं मिल रहा था ये टॉपिक, हमको कहीं देखने को नहीं मिल रहा था। कर गुणक क्या है, संतुलित बजट गुणक क्या है, हस्तांतरणीय भुगतान गुणक क्या है, ये चीजें हम खोज नहीं पा रहे थे। फिर हम एनसीईआरटी की किताब को देखे। एनसीईआरटी की किताब में कर गुणक बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, संतुलित बजट गुणक बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, हस्तांतरणीय भुगतान गुणक बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, और कर गुणक से, हस्तांतरणीय भुगतान गुणक से, और इसमें जो चाहे वो कर गुणक हो, संतुलित बजट गुणक हो, हस्तांतरणीय भुगतान गुणक हो, इससे न्यूमेरिकल प्रश्न कैसे बन सकते हैं। इन न्यूमेरिकल प्रश्नों की भी चर्चा सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था चैप्टर में है, और ये हूबहू आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों जगह में, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ना है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें कि 12वीं में जो 5वां चैप्टर है वो क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र का 5वां चैप्टर है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन आप लोग देखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इससे प्रश्न रहते हैं। हालांकि ये चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत भी हम लोगों को पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में भी पढ़ना है। यहाँ व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन के खाते
भुगतान संतुलन के खातों के बारे में भी बहुत बारीकी से समझाया गया है। उससे न्यूमेरिकल्स प्रश्न बनाए गए हैं। भुगतान संतुलन प्रतिकूल क्यों हो जाता है, भुगतान संतुलन अगर प्रतिकूल हो गया तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। चाहे विदेशी विनिमय की दर और विदेशी विनिमय की दर के निर्धारण की जो अलग अलग विधियां हैं, चाहे वह लोचशील विनिमय दर प्रणाली हो, स्थिर विनिमय दर प्रणाली हो, ये सारी चीजों को बहुत डिटेल से 12वीं में समझाया गया है। और हूबहू हम लोगों को फिर यहाँ वही बात हम बोलना चाहेंगे कि जो 12वीं में भुगतान संतुलन और विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। कहाँ? तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के पाठ्यक्रम में। तो ये तो हम लोग चर्चा की 12वीं के पाठ्यक्रम कि 12वीं के पाठ्यक्रम में ये तमाम चीजें पढ़ना है। अब चलिए 12वीं के पाठ्यक्रम को तो हम लोग देख लिए, अब थोड़ा सा हम लोग 11वीं के पाठ्यक्रम पर आते हैं। 11वीं का पाठ्यक्रम और उसका टीजीटी और पीजीटी से क्या रिलेशन है, इस पर थोड़ा सा हम लोग आते हैं। एक बात आप जानिए कि जो 11वीं का पाठ्यक्रम है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है, ए और बी। ए जो है इसमें सांख्यिकी पढ़ना है, सांख्यिकी, और बी में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो है 11वीं में आप देखिएगा किया गया स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर यहाँ चैप्टर बनाया है स्वतंत्रता के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब नियोजन। आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बहुत डिटेल, प्लानिंग के प्रकार, और आपको यहाँ जो मिलेगा कि 1991 के बाद जब हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया, उसके बाद की अर्थव्यवस्था के चैप्टर बनाए गए हैं। निर्धनता, बेरोजगारी, दूसरे देशों के साथ हमारा क्या रिलेशन है, जैसे चीन, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी 11वीं के छात्रों को पढ़ाया जाता है, जिसमें चीन की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को भी हमारे बच्चे समझ सकें, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर में। मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, ये इसके अंतर्गत हैं, और सांख्यिकी का एक पोर्शन है। हालांकि झारखंड टीजीटी और पीजीटी में अभी तक सांख्यिकी को शामिल नहीं किया गया है, और ये हूबहू आपको 11वीं का भी जो पाठ्यक्रम है वो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में हूबहू है। तो आज की परिचर्चा में हम लोग जो सवाल आपके बीच में आते थे कि आखिर पहला स्टेप क्या हो, तो पहला स्टेप तो आपका 11वीं और 12वीं की किताबों का एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना होगा। एक एक चीजों को आप समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए और नोट्स बनाइए, स्वयं से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। और थोड़ा सा जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का सिलेबस है उसमें 2 चीज 11वीं और 12वीं से हटकर है, वो है एक इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को IMF के बारे में पढ़ना है, IBRD के बारे में पढ़ना है, WTO के बारे में पढ़ना है। ये एक नया चैप्टर जो 11वीं और 12वीं में नहीं है, वो आपको टीजीटी और पीजीटी में पढ़ना होगा। उसके बाद शेयर का कॉन्सेप्ट, ऋण पत्र, सेबी, सूचकांक, ये चीजें भी जो है ये शामिल किया गया है। तो सिर्फ 2 चैप्टर को अगर छोड़ दीजिए तो तमाम जितने भी तरह के तथ्य हैं वो 11वीं और 12वीं में है। मेरा खुद का एक अनुभव है कि अगर 11वीं और 12वीं के पूरे पाठ्यक्रम पर बहुत डिटेल चर्चा किया जाए, अगर बहुत बारीकी से ध्यान आप उसमें गड़ा के रखिएगा, तो बहुत कम समय भी अगर लगेगा तो 6 से 7 महीना आपको लगेगा। 6 से 7 महीना
आपको लगेगा, हम आप तमाम सभी छात्रों को एक बात कहना चाहते हैं कि कल से पहले 12वीं के पूरे पाठ्यक्रम पर हम एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। प्रोग्राम है हमारा एनसीईआरटी मंथन। हम पूरे तथ्यों को एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। उससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, बन सकते हैं, वो आपके साथ साझा करेंगे। भाषा इस तरह की होगी जो 11वीं और 12वीं का भी बच्चा समझ सके। मकसद होगा कि जो एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम हम चलाएं, उस मंथन कार्यक्रम से, एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम से जो टीजीटी और पीजीटी के जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो खूब लाभान्वित हो सके। लगभग 400 वीडियो क्लास हम 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम से 400 प्लस वीडियो क्लास आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। आप लोग वीडियो को बहुत बारीकी से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा।